प्रोडक्शन बहुत दफा पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो हमें मदद देते हैं, चाहे एक यहाँ पर एक जुमला लिखा है, चाहे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो या एक नॉट फॉर प्रॉफिट जो ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनपीओ, चाहे वो जो भी हो, प्रोडक्ट और सर्विस निकालना है अगर, तो उसके लिए लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज चाहिए। सही। तो वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज जो रिसोर्स है वो क्या है, उसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। लैंड आपका सिर्फ जमीन नहीं है, जमीन तो है ही, लैंड प्लेस तो आपका लैंड है ही, लेकिन इसके अलावा लैंड में वो तमाम चीजें शुमार हो जाती है जो नेचुरल रिसोर्सेज हो हमारी। मिसाल के तौर पे जो आपके रिवर्स का पानी बह रहा है आपकी जमीनों के पास, वो भी आपका लैंड कहलाएगा। आपकी जमीनों पे जो इतने सारे दरख्त लगे हुए जिसको काट के आप कोई चीज बना पा रहे हो, वो भी आपका लैंड में ही शुमार होगा। तमाम नेचुरल फैक्टर्स आपकी क्या है, लैंड है। ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज जितनी जमीन से निकलती है, समंदरों से निकलती है, वो सब लैंड है। पहाड़ों में से कितना आप जो है ना लाइमस्टोन काट के उसका सीमेंट बना के सेल ऑफ करते हो, तो वो पहाड़ों से जो सब मिल रहा है वो सारी रिसोर्सेज कैपिटल में ही शुमार होगी, लैंड में शुमार होगी, इस तमाम नेचुरल रिसोर्सेज। तो लैंड का मतलब सिर्फ प्लेस नहीं है, लैंड का मतलब क्या, तमाम नेचुरल रिसोर्सेज। कभी कभी लैंड का मतलब हवा भी हो सकता है। एयर ट्रैवल के लिए आपको एयर रूट चाहिए। अब आपको एयर रूट्स क्या होता है, हवाई हवा कहीं से भी जहाज गुजारो, ऐसा नहीं होता। बाकायदा एयर रूट्स बने होते कि वहीं से गुजारना है अपने जहाज, वहां से नहीं गुजारा तो किसी ऐसी जगह के ऊपर से कहीं गलती से चले जाओगे जहां बहुत ही कोई सेंसिटिव मिलिट्री बेस है, तो वो तो जो है ना एंटी आर्टिलरी उनका मिसाइल चल जाएंगे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल चल जाएंगे, तो आप जो है ना वही तबाह हो जाएगा आपका जहाज। तो ऐसा पॉसिबल है, राइट। आप एयर ट्रैवल के भी रूट्स बने हुए होते हैं। तो वो जो एयर रूट्स बने हुए हैं, अब एयर क्या है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है ना, सही ना, तो वो भी लैंड में शुमार होगा एयर। इसी तरीके से आपके दरख्त, आपके पहाड़, ये सब कुछ लैंड में शुमार हो रहा है, सारी फिजिकल रिसोर्सेज। एक कंपनी है एक्सॉन मोबिल के नाम, बहुत ही मशहूर, ठीक है, विच एक्सट्रैक्ट्स एंड ये आलमी सतह वाला एक इंटरनेशनल कंपनी है एक्सॉन मोबिल, विच एक्सट्रैक्ट्स एंड प्रोसेसेस क्रूड ऑयल, जो जमीन से क्रूड ऑयल निकालती है और उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करते हैं मतलब फिर उसको रिफाइनरीज में डाल के उसका पेट्रोल निकालती है, उसमें से डीजल निकालती है, उसमें से जेट फ्यूल निकालती है, ग्रीस, और तो ये सारे जो है ना उसको प्रोसेस करके सेल करते हैं। तो उसका हैवी रिलायंस लैंड और लैंड वाले नेचुरल सोर्सेस पर ना, क्यों, क्योंकि क्रूड ऑयल कहां से निकला, क्रूड ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है, तो क्रूड ऑयल लैंड का पार्ट बन गया। ठीक है। लेबर, लेबर ह्यूमन रिसोर्स होती है हमारी, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प देती है। कैपिटल वो गुड्स जो कि नेचुरल नहीं होते, जो कि प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सॉन मोबिल है, उसी की मिसाल ले लेते। वो जमीन पे उसका कहीं प्लांट लगा हुआ है, ठीक है ना, कोशिश करता हूँ बनाने की, कोई हुक्नुमा है और ये अंदर ये नीचे जाता है, ड्रिल पंप करता है यहाँ से, ये समझ ले एक यहाँ पर इस तरह का जैसे होता है ना सी सॉ टाइप का, उस तरह की एक मशीनरी होती है जो जमीन पे जाती है, निकालती है, पंप करती है ऑयल। तो वो आपकी जो है ना बहुत सारी ऑयल रिग्स लगी हुई है, वो ऑयल जमीन से खींचती है। और ये सिर्फ जमीन से नहीं है, तो लैंड के अलावा समंदर से भी खींच सकती है, तो ऑफ शोर भी हो सकती है। ऑफ शोर वो होती है, शोर होता है किनारा, जमीन, शोर जमीन का हिस्सा होता है, और ऑफ शोर होता है समंदर। तो समंदर के अंदर भी रिग्स लगी हुई होती है। अगर मैं दिखाऊं, ये पूरी ऑफशोर ऑयल रिग्स हैं, ठीक है, जो समंदर से, देखिए नीचे जमीन जो होती है ना डेप्थ में, वहां से समंदर का तो पानी भरोगे, समंदर से नहीं निकालना होगा, समंदर की डेप्थ में जो जमीन है, फिर वहां से और डेप्थ में जाके वहां से ऑयल जो है ना वो कर रही होती है, निकाल रही होती है, ठीक है, ऑफशोर होती है। और वैसे ऑयल रिग्स अगर हम देखें तो ये जमीन से ऑयल निकालती है बाहर। सो ऑफ शोर भी हो सकती है और ऑन शोर भी हो सकते हैं, ऑन लैंड भी हो सकते हैं। तो वो जो मशीनरी रिक्वायर करेगी, वो लैंड जो रिक्वायर करेगी वो तो लैंड में शुमार हो गया, जमीन सारी। वो जो मशीनरी रिक्वायर करेगी वो क्या है, कैपिटल, और जो लोग रिक्वायर करेगी वो लेबर है। लेकिन ये सब अलग अलग जगह पर मौजूद थे,
इन सबको कंबाइन टुगेदर करके इस आइडिया को लेके आने वाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो फैक्टर है एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर ही वो एंटरप्राइज बनाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है कि जिसके बदौलत वो मशीनरी, लेबर और लैंड एक तरफ कलेक्ट टुगेदर हो गया और प्रोडक्शन हुई। तो कैपिटल वो है सारे मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स या फिर इन सारी चीजों को खरीदने का जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो भी कैपिटल ही है। और सबसे पहले तो पैसा आता है, फिर ये सारी चीजें आती है ना। तो इसीलिए हम पैसे को अकाउंटिंग में उस पैसे को ही कैपिटल कह देते हैं कि कैपिटल लगाया गया, हालांकि वो फाइनेंस हुआ जिससे कैपिटल रिसोर्सेज खरीदी गई, राइट, लेकिन उसमें कहते हैं कैपिटल लगाया गया। बहरहाल तो मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, वो सारे कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? मशीनरी, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज, अदर बिल्डिंग्स, ये सारा फिक्स्ड कैपिटल होता है। और वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है? स्टॉक, जो माल आपका होता है, जो करंटली आ रहा है, जा रहा है। तो करंट एसेट जैसे होते थे इकोनॉमिक्स के अंदर, वर्किंग कैपिटल का मतलब वो है कि वो तमाम रिसोर्सेस जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे आ रही है, फिनिश गुड के तौर पे जा रही है। जबकि फिक्स कैपिटल वो है, वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, उसको प्रोसेस करने में मदद दे रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट्स बन के निकल रही है, यही तो जाके किसी वांट्स को फुलफिल करेगी। तो ये प्रोडक्ट जब बन के निकलेगी, किसी वांट्स फुलफिल करेगी, उसका मतलब वो हमें क्या रिवॉर्ड देगा? वो उसके पैसे देगा। तो जो प्रोडक्ट सेल होगी, मिसाल के तौर पे आपकी ये प्रोडक्ट है, ये इतने बड़े बड़े ऑयल बैरल्स भर भर के आप सेल कर रहे हो, तो इसके बदले आप अगर कंपनी हो एक्सॉन मोबिल लेट्स सपोज, इसके बदले आपको क्या मिल रहा है? इसके पैसे मिल रहे हैं, सही ना। मिसाल के तौर पे ऑयल का एक बैरल अभी मिसाल के तौर पे देखिए कितने का है, ऑलमोस्ट $85 का एक बैरल, सही है। ये $85 फिर कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? लैंड को किस सूरत में मिल रहा है इसमें से? रेंट की सूरत में। अब आप ये कह सकते हो लैंड हो सकता है अपना हो, उसका रेंट ना दे रहे हो, तो इसके ऊपर क्या बात है भाई? लैंड अगर आपका अपना यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसका आप अगर रेंट नहीं भी दे रहे, तो आप ये सोचो कि लैंड अगर आप यूज ना कर रहे होते तो रेंट पे देते, तो वो रेंट अब नहीं आ रहा क्योंकि आप खुद यूज कर रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, उस लैंड को यूज करने की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? लॉस इन रेंट। लॉस इन रेंट के तौर पे इसको सोच लो, रेंट का तो हिस्सा है ना, या तो रेंट पे करना पड़ रहा है अगर किराए पे जगह लिए, अपनी जगह तो लॉस इन रेंट है, दोनों सूरतों में एक कॉस्ट है। तो उस लैंड की जो है ना, क्या कहते हैं, या तो एक्चुअल कॉस्ट है या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रेंट, ठीक है। कि उस $85 से रेंट का हिस्सा निकालना है, उसमें से लेबर का निकालना है, उसमें से जो कैपिटल मशीनरी वगैरह ली है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो फाइनेंस जहां जहां से आता है उनको उनका पैसा रिटर्न करना है, जिसमें से हो सकता है कुछ उधार पे पैसा लिया हो तो इंटरेस्ट पे करना है। तो कैपिटल के अगेंस्ट हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो उधार पे लिया हो तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है, सूद। या हो सकता है ओनर का पैसा हो तो उसको प्रॉफिट देना है, ठीक है ना। और बाकी एंटरप्रेन्योर का तो प्रॉफिट होता ही होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर यूजुअली ओनर ही होता है। तो उसका वो जो आइडिया, रिस्क टेकिंग और ये सारी उसने जो किया, एक बिजनेस पूरा खोला, तो इवेंचुअली आफ्टर एवरीथिंग हैज बीन पेड फॉर, उसका पैसा ही ये प्रॉफिट है। तो अब आपको प्रॉफिट दो जगह नजर आ रहा है, यहां भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है। यहां पर प्रॉफिट इस नजरिए से दिख रहा है कि आपने पैसा फराहम किया है तो उसकी एवज आपको प्रॉफिट मिल रहा है, या उधार का पैसा लगाया बिजनेस में, उसके एवज प्रॉफिट मिल रहा है। यहां पर प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है कि आपने आइडिया बिजनेस को दिया तो उसके एवज आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आपने रिस्क लिया है बिजनेस खोलने का तो उसके बदले आपको प्रॉफिट मिल रहा है। कल को बिजनेस ठप हो जाता है और आप अगर एक अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस हो, सब आपको ही पकड़ेंगे, तो इससे इतने सारे टेंशन पालने के एवज आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। सो इस बात को रखते हुए हम आगे चलने से पहले बस एक छोटी सी बात करूंगा कि एंटरप्रेन्योर को, इसका मतलब दो एंगल्स में आप सोच सकते हो, इसका काम नहीं है कहीं, लेकिन खाली बता रहा हूं, एंटरप्रेन्योर्स को दो एंगल में प्रॉफिट मिल रहा है। एक वो जो कैपिटल फराहम कर रहा है, और दूसरा वो एंटरप्राइज खोल रहा है, ठीक है ना, जो उसने ब्रिंगिंग द आइडिया, रिस्क टेकिंग, ठीक है, इस सब के बदले उसको प्रॉफिट मिल रहा है। उसको फराहम किया, मतलब कैपिटल के बदले में प्रॉफिट मिल रहा है, जो
उसमें और इसमें हम तोड़ेंगे कैसे उस कैपिटल को। लेट्स सपोज उस ओनर ने लगाया था बिजनेस के अंदर $1,00,000, ठीक है ना, $1,00,000 लगाया था और उसको पूरे 1 साल गुजरा और उसको प्रॉफिट मिला $30,000। तो ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसमें कितना जाएगा इसमें कितना जाएगा। तो देखेंगे जो उसने $1,00,000 लगाया तो मरे से मरा, अगर वो ये सारा टेंशन नहीं पालता बिजनेस का, वो बैंक में रखवा देता तो उसको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता, पता चलता है सालाना उसको 5% मिलता। तो 5% कितने के बराबर होता, $5,000 के बराबर होता, राइट। तो उतना हिस्सा तो ये प्रॉफिट का, इतना $5,000 जितना हिस्सा तो इसलिए मिल रहा है इसको कि इसने पैसा लगाया है, क्योंकि उस पैसे के बदले उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, उस पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मार्केट में जो उसको इंटरेस्ट मिल सकता था वो इतना था, ठीक है ना, लेकिन वो लूज करके यहाँ लगाया उसने सारा पैसा अपना इस बिजनेस में। तो बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें $5,000 पहले तो वो अलग करेगा कि इतना तो मैं रखवाता, मिल जाता मुझे, बाकी $25,000 क्यों मिल रहा है, इस काम को करने की वजह से मिल रहा है एक्स्ट्रा। क्लियर, ये खाली इसलिए बता दिया कि जहन खोलने के लिए कि यार इसमें से कितना वो वाला प्रॉफिट है कितना वो वाला प्रॉफिट है। बहरहाल यू विल रीड इट, यू विल नो इट। इनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये लिखे हुए, इनके रिवॉर्ड्स यहाँ लिखे हुए, इनकी एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई है सारी। जैसे कि एंटरप्रेन्योर, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रियलाइजेस अ 100,000 प्रॉफिट फ्रॉम अ न्यू बिजनेस वेंचर। एंटरप्रेन्योर, एक मिसाल दी हुई है रिवॉर्ड्स का, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड है प्रॉफिट, मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो उसको एक प्रॉफिट मिल गया $1,00,000 का न्यू बिजनेस वेंचर से, तो ये उसके लिए उसका रिवॉर्ड है, ठीक है ना। तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अपने रिवॉर्ड्स लिखे, फिर एक बड़ी इलस्ट्रेशन लिखी हुई है आर्चर डैनियल्स मिडलैंड कंपनी के नाम से। ये एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग कंपनी है जो कि किसी किस्म की क्रॉप्स को प्रोसेस करती है। एग्रीकल्चर का जो भी एग्रीकल्चरल आपके प्रोडक्ट्स होती हैं उसको प्रोसेस करती है, जिसके अंदर क्या है देख लेते हैं आगे। जैसे सोयाबीन एक है, कॉर्न है, वीट है, तो भुट्टा जिसको मेज भी कहते हैं, इसके अलावा वीट गंदम होती है और सोयाबीन, ठीक है। इन क्रॉप्स को ये कल्टीवेट करता है बिजनेस एडीएम, ठीक है। इसको क्या चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, बहुत एक्सटेंसिव, अच्छा खासा एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए इसको ये काम करने के लिए। 2020 की बात है, एडीएम रिपोर्टेड दैट इट सोर्स, एडीएम से हमें खबर मिली कि इट सोर्स्ड ओवर 28 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ सोयाबीन्स, के इसलिए तकरीबन 28 मिलियन मेट्रिक टन, तो इतना इसने सोयाबीन सोर्स किया, यील्ड किया, यहाँ पर ज्यादा बेहतर लफ्ज होता है यील्ड किया। जो क्रॉप्स आप उगाते हो ना और मिलती है आपको उगा के, वो यील्ड कहलाती है, कि आपको कितनी जनरेट की आपने क्रॉप, कितनी प्रोड्यूस की, तो इतना उसका प्रोड्यूस था, ठीक है। विच रिक्वायर सब्सटेंशियल एग्रीकल्चरल लैंड, और इस तरह का यील्ड जो है, इस तरह की सोर्सिंग कितना बहुत ज्यादा लैंड रिक्वायर करती है। द कंपनीज वर्कफोर्स विच नंबर्ड अप्रोक्सीमेटली 38,000 एम्प्लॉयज वर्ल्ड वाइड इन 2020 प्लेज अ पिवटल रोल, पिवटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इन वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन फ्रॉम कल्टिवेशन टू प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसकी 38,000 तो लेबर है दुनिया भर में टोटल, ठीक है ना। इतना सारा, अगर इसलिए सिर्फ सोयाबीन अभी तो बताया था, इसके अलावा कॉर्न और व्हीट अलग है, ठीक है। तो इतनी उसकी दुनिया भर में इतनी इसकी लेबर है जो कि कल्टीवेशन से लेकर प्रोसेसिंग तक काम आती है, फिर लॉजिस्टिक्स में भी काम आती है, मतलब एक जगह से सोयाबीन को दूसरी जगह ले जाके वेयर हाउस करना, फिर माल बेचने की डीलिंग करना, फिर उस माल को यहाँ से उठाकर जना ट्रांसपोर्ट करवाना और दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करवाना, जहां जहां माल भिजवाना है, ये सब लॉजिस्टिक कहलाता है। ट्रेवलिंग जो माल की सारी होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है। तो इस सब में इतनी लेबर एम्प्लॉयड है। टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, अब ये चाह रहे हैं कि अपने प्रोसेस को एनहांस करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं। एडीएम मेक्स सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिपोर्टिंग अराउंड $855 मिलियन स्पेंड करता है एडीएम, किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर रहा है $855 मिलियन, तो मतलब ये कौन सा वाला कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स मशीनरी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा होगा सारा, ठीक है। These investments go into cutting edge processing facilities, cutting edge मतलब ये कि बिल्कुल ही आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वैसी इसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होगी,
जिसमें मशीनरी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगेगी इस पैसे से। शोकेसिंग हाउ द कंपनी स्ट्रेटेजिकली कंबाइंस दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, और ये सारी इन्वेस्टमेंट बता फिर जो है ना एक इस तरह का डिस्प्ले देगी कि लार्ज स्केल के ऊपर अब ये और ज्यादा बड़ा काम किस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। लार्ज स्केल पे फायदा क्या होता है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, इकोनॉमीज ऑफ कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमिक पड़ता है काम। आप अपने घर में एक बकरी पालो पूरे साल और उसको सेल करो, और आप एक जमीन लो, घर में तो आपके ना कोई किराया नहीं जा रहा, एक बकरी पाल रहा हो पूरे साल सेल कर रहा हो, अच्छा उस बकरी के लिए हर दफा चारा लेने जा रहे हो, ला रहे हो, चक्कर लग रहा है, टाइम जा रहा है। जब भी चारा बांध के दे रहे हो या डाल रहे हो उस बकरी को, तो हर दफा उस बकरी के लिए करना पड़ा है, तो 4 बकरियां होती तो मल्टीप्लाइड में 4 टाइम नहीं लगता आपका। चारा लाने ले जाने का रास्ता तो होता है सारा, बड़ी गाड़ी में ले आते, बड़ी सुजुकी में ले आते हैं, ठीक है। तो वो सारा जो चारा एक साथ अगर 10 बकरियों को दे रहे होते तो और आपको इकोनॉमिक पड़ता एट द एंड ऑफ द ईयर, कि एक बकरी आपको पालते पालते पूरे साल आपने ली थी 20,000 रुपए की, रुपीस की बात कर रहा हूं, प्लस पालते पालते पूरे साल उसमें आपको जो है ना 40,000 और खर्च हो गए, तो 60,000 रुपए की पड़ी। अब आप उसको सेल करने मार्केट में निकाल रहे तो आपके पास तो कॉम्पिटेटिव प्राइसेस भी नहीं है, आपको जितने की पड़ी उससे कम में कोई और बेचने के लिए राजी है। फिर आपने स्ट्रेटेजी चेंज की, आपने कहा ओके फाइन, इट मींस लार्ज स्केल प्रोडक्शन से ही स्केल, अगर मैं स्केल बढ़ाऊंगा तो इकोनॉमिक होगा, वो जितना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा उतना इकोनॉमिक होगा, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आपने बड़ी जमीन किराए पे ली, इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये मार्केट डिमांड तो है लेकिन मैं प्राइस मीट नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे बंदे खरीदने तो आ गया बंदा, लेकिन कह रहा 55,000 की दे दो, चलो इस दफा मैंने घाटे में दे दी, अगली दफा मैं दोबारा आऊंगा। अब के मैंने एक जगह देखी, कोई जमीन देखी किसी दूर दराज इलाके में, जहां पर जो इंडस रिवर सिस्टम के आसपास साथ हो, जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी भी हो, जानवरों को पानी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उस तरफ की जमीन किराए पे ली, वहां पर मैंने एक साथ जो है 50 बकरियां या 100 बकरियों की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है ना। 100 बकरियां ली, हर बकरी अब ज्यादा खरीदी एक साथ, तो आपको पहले खरीदी थी वो 20,000 की पड़ी थी, क्योंकि ज्यादा खरीदी आपने, जिससे तो उसने भी डिस्काउंट दे दिया, वो आपने उसने एक बकरी 16,000 की लगाई, तो आपकी 16 लाख की बकरी आई टोटल। पूरे साल जो उसकी उनकी देखभाल करने के लिए बंदा रखा हुआ है, इन 100 बकरियों की देखभाल करने के लिए बंदा रखा हुआ, वो बंदा जो है वो महीने की 30,000 रुपए लेता है, वो अपने बच्चे के साथ काम करता है ये आपका, तो 3,60,000 उसकी तनख्वाह। तो ये अभी तक कितना हो गए, 19,60,000, ठीक है। पूरे साल का फिर चारा वारा ये सब मिला के पर बकरी तो नहीं, मतलब क्योंकि बल्क में आया आपके पास चारा, ठीक है ना, तो वो आपका पूरे साल का चारा लगभग लेट्स सपोज 12 लाख का पड़ा, ठीक है। क्योंकि हो भी आप उस जगह पे जहां पर चारे उगते हैं, वहां से यहाँ पहले चारा शहर में आता है, यहाँ बिकता है, आप डायरेक्टली जगह ही वहां खोल दी जहां पर आसपास जमीन है जहां पर चारा उगता है, तो वहीं से डायरेक्ट खरीदोगे, सस्ता भी मिलेगा ना चारा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, सही। और भी किसी किस्म के XYZ खर्चे, और वो जगह का किराया मैंने नहीं लगाया, पूरे उस जगह का किराया महाना आपका जो है ना, क्योंकि जमीन दूर दराज वाली जमीनों का इतना किराया नहीं होता जितना शहर की जमीनों का होता है, तो जगह का किराया महाना आपका लगा लो आप 30,000 रुपए, ठीक है ना, तो 3,60,000 जगह का किराया भी हो गया, तो 12 लाख प्लस 19 लाख 29 लाख, 29 लाख प्लस 2 लाख 31 लाख 60,000, और 34 लाख 35 लाख 20,000 कि आपको ये पड़ी कितनी, 100 बकरियां, प्रोवाइडेड के सारी सरवाइव कर गई, तो 3520 000 में से 2 0 काट दो, क्योंकि डिवाइड बाय 100 बकरी है ना, पर बकरी आपको इतने की पड़ी 35,200 की। जब आपने अकेले पाली थी तो कितने की पड़ी थी, 60,000 की, अब कितने की पड़ी है, 35,200। आप हंसते खेलते इसको 55,000 में निकालने के लिए राजी हो, बल्कि मार्केट डिमांड को बढ़ाने के लिए आपने प्राइस और कम कर दी, कि प्राइस कम करूंगा और डिमांड बढ़ जाएगी मेरी प्रोडक्ट, आपने 50,000 में सेल करने के लिए राजी हो, तब भी आप तकरीबन पर बकरी 14,800 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो पर बकरी,
और 100 बकरियों में 2 जीरो और लगा दो, तो आप 14,80,000 रुपए तक का प्रॉफिट कमा पाए। ठीक है, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे मिसाल, ऐसे बस एक मिसाल है, बहुत सारे फैक्टर्स को काउंट नहीं किया। मौसम ऊपर नीचे होता है, बकरियां बीमार होती हैं, ठीक है, कभी चोरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बहुत सारे मसले होते हैं। सारी एक साइज की बड़ी नहीं होती, कुछ छोटी रह जाती है, तो उसमें लॉस भी हो सकता है आपको बाहर। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का इन्होंने भी सोचा, एडीएम ने भी, तब जाके $855 मिलियन लगाए ना, और उससे क्या होगा, उनको इकोनॉमिक पड़ेगा। तो द रिटर्न टू एंटरप्रेन्योर्स ऑफ एडीएम, वो क्या होगा यहाँ पर, would be mainly profits earned from selling the processed crops at a price higher than the cost of producing them। एडीएम के एंटरप्रेन्योर्स को टेंशन पालने का रिटर्न क्या मिल रहा है, सही है। अब यहाँ पर सवाल क्या मिल रहा है, पूछा, इन द अबव केस ऑफ एडीएम आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट विल बी देयर रिटर्न। अब आप कहोगे एक फैक्टर प्रोडक्शन है लैंड, रिटर्न होगा रेंट, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या। आप बताओगे कि ऊपर उसने लैंड का क्या बताया है, कि आप बताओगे इनफ साइज ऑफ लैंड, एक्सैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो लिखोगे लैंड, द इन एडीएम्स एग्जांपल द लैंड व्हिच इज यूज्ड टू डू एग्रीकल्चर, सही ना, ऑल दैट लैंड इज प्लस ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम द लैंड, जैसे कि तमाम वो जो क्रॉप्स है जैसे सोयाबीन्स, व्हीट एंड क्रॉप, दैट ऑल इज पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, इसमें लेबर क्या है, दैट 38,000 वर्ल्ड वाइड लेबर व्हिच टेक रिटर्न एज अ इन द फॉर्म ऑफ वेज रेट और सैलरीज जो भी। entrepreneur are the owners, are the owners of the company who will enjoy their profits। ठीक है, कैपिटल क्या है, कैपिटल आप बताओगे वो तमाम जो थ्योरी में लिख रहा हूँ, वो तमाम मशीनरी जो लगी हुई है वो फिक्स्ड कैपिटल है इसका। इसी तरह वो तमाम जो सीड्स हैं और जो फर्टिलाइजर्स है जो यूज किए गए एग्रीकल्चर के दौरान, वो इसका वर्किंग कैपिटल है। रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल होता है ना। अब एक एग्रीकल्चर का कोई ऐसा रॉ मटेरियल थोड़ी होता है कि कच्चा कपड़े से कुछ बना दे। एग्रीकल्चर के अंदर तो सीड्स होती हैं, रॉ मटेरियल के, सीड्स डाली तो कुछ उगा, ठीक है, फर्टिलाइजर्स डाले तो जमीन फर्टाइल हुई, ठीक है। इसी तरीके से किसी किस्म के पेस्टिसाइड्स डाले तो जमीन से जो है ना तमाम कीड़े मकोड़े सुंडी वगैरह मर गई, तो ये तमाम उसके, ये भी कैपिटल का हिस्सा है लेकिन वर्किंग कैपिटल। और इसके अलावा फिक्स कैपिटल की एक मिसाल है ट्रैक्टर, और या उसके ट्रैक्टर्स के अलावा कोई भी मशीनरी, प्रोसेसिंग मशीनरी जो यूज होती होगी, जो कि जमीन से निकले हुए सोयाबीन को प्रोसेस करके एक एडिबल खाने जैसे सोयाबीन में कन्वर्ट करती हो, तो वो मशीनरी सारी कैपिटल है। ठीक है, तो ये आपने थियोरेटिकली लिखना है इसको, कि लैंड में आप ऊपर से देख के क्या समझे उसके थ्योरी में लिख दो, लेबर में क्या समझे, कैपिटल में क्या समझे। ठीक है, एंटरप्राइज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनकी मोबिलिटी को लेकर एक टॉपिक बना दिया गया, क्योंकि मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना। आपकी कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं इजीली। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज में से लेबर इजीली एक जगह से दूसरी जगह जरूरी थोड़ी है। आप चाह रहे हो जो ऑपरेशन आप इस कंट्री में कर रहे हो वही ऑपरेशन आप दूसरी कंट्री में करो, वो लेबर नहीं जा सकती वहां। ये जो ऑपरेशंस आप सिंध में रहते हुए कर रहे हो, आप कह रहे हो बलूचिस्तान प्लेट हाउस में जाके वही करें, वो लेबर कहां ट्रेवल करेगी। तो लेबर का ये जवाब कि वो हमारी मोबाइल है, नो, ये रिलेटिव है बात, कि कितनी कितनी मोबाइल है, ये कितनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। लैंड, लैंड तो इंतहाई फिक्स टाइप का है, ठीक है ना, कि ये कैसे हम इसको मोबाइल करेंगे, ये भी इतना, ये इमोबाइल फैक्टर प्रोडक्शन है। कैपिटल, कैपिटल रिसोर्सेज जो आपकी मशीनरी और सब है, इजीली थोड़ी ऐसी थोड़ी है बैंक में भरे ही लगे कहीं और स्टार्ट कर दिया काम। एंटरप्रेन्योर भी, एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस एक जगह का लगा हुआ है, उस कंट्री का है, उस कंट्री को समझता है, वहां बिजनेस करना आता है, जरूरी थोड़ी वो दूसरी कंट्री में जाके सेटल कर जाए। ठीक है, तो फैक्टर मोबिलिटी डिपेंड करती है। इसका जवाब के फैक्टर्स हमारे मोबाइल है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर मेरी सेल्स की टीम जो है उसमें से कुछ अफराद जो कि मेरे एक नाजाबाद वाले जनरल स्टोर में थे, मेरे सुपर स्टोर में थे, वहां से कुछ मार्केटिंग लेबर जो निकाल के मैं जो है वो गुलशन वाले जनरल स्टोर में डाल दूं, तो ये तो मोबाइल हो गई। इस लेवल पे तो फैक्टर मोबिलिटी है।
लेकिन मैं यहां से उठा के किसी दूसरी कंट्री, दैट्स इमोबाइल, वो फिर इमोबाइल है, वो इतनी जल्दी वो हो सकती है लेकिन इट विल टेक टाइम। या तो वही सेम लेबर नहीं जा सकती, कुछ लेबर आगे जो जाना के लिए राजी है तो उनको ट्रेनिंग दी 5-6 महीना ये काम कैसे होता है, फिर भेजा, तो ये 5-6 महीना लग गया, ये शॉर्ट टर्म तो नहीं कहलाया, ये थोड़ा बढ़ गया टाइम स्पेंड, सही ना। अब यहां पर मैं बता रहा हूं लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का भी फर्क, फिलहाल शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, बहुत सारी टर्म्स जो है ना उस वक्त अभी बता रहा हूं, हालांकि अभी सामने आई नहीं है लेकिन जिक्र होता रहेगा। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का फर्क कोई महीनों में नहीं होता। आपको शॉर्ट रन कितना अरसा होता है, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनका शॉर्ट रन भी 5-5, 6-6, 8-8 साल होता है। क्या बिजनेस है, पूरे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाले बिजनेसेस, उनकी 30-30, 40-40, 50-50 साल की प्लानिंग होती है। पोर्ट बनाया है तो वो पोर्ट बनाया है तो वो तो 20-30-40-50 साल तक की प्लानिंग को लेकर बना है, तो उस पोर्ट का जो के अंदर कोई भी किस्म का चेंज है वो अगर 5 साल में भी लेके आ पा रहे हो तो 5 साल उस पोर्ट के लिए शॉर्ट रन है कि पोर्ट में का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर दिया, रेनोवेशंस कर दी और सब ब्ला ब्ला ब्ला, पोर्ट के लिए तो। और कुछ बिजनेस है जिनका शॉर्ट रन जो है चंद दिनों का हो सकता है, ठीक है ना, और चंद महीनों में इनका लॉन्ग रन होगा। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को हम डिस्ट्रीब्यूट उनको का फर्क कैसे करते हैं वो तो मैंने अभी नहीं बताया, पहले वो बताओ फिर अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। शॉर्ट रन उतना दौरानिया होता है जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कोई एक आध फिक्स्ड हो, सारे के सारे वेरिएबल ना हो, कोई एक आध ऐसा हो जो मोबाइल ना हो, जो चेंज ना हो सकता, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था लैंड इमोबाइल है, भाई वो लैंड जिस पे आप काम कर रहे हो उसको उठा के नहीं ले जा सकते, लेकिन किसी और जगह को फर्टिलाइजर्स डाल के फर्टाइल तो कर सकते हो लैंड को, समझ आ रही है बात। आप अपनी काउस जो है सारी कैटल है, वो कैटल भी तो नेचुरल रिसोर्स है ना, कैटल भी लैंड में आएगी, तो कैटल एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हो क्योंकि उससे मिल्क यील्ड करते हो, और मिल्क इज अ नेचुरल रिसोर्स, जमीन से नहीं यील्ड करते मिल्क, कैटल से करते हो, तो तमाम नेचुरल रिसोर्स लैंड में, तो वो मोबाइल ऐसा नहीं एकदम ही मोबाइल, बट रिलेटिवली बाकी सब में रहते हुए ये सबसे ज्यादा ये और ये मोबाइल हो सकते हैं, लैंड और कैपिटल, ठीक है। शॉर्ट रन के अंदर उमूमन ये दोनों फिक्स होते हैं, ले देखिए ज्यादा लेबर थोड़ी मोबाइल हो भी जाए लेकिन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल नहीं है, तो उतना दौरानिया जिसमें आप तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के को लेकर चेंज नहीं कर सकते, वो दौरानिया आपका शॉर्ट रन कहलाता है। और लॉन्ग रन वो दौरानिया होता है जिसमें सारे के सारे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। मिसाल के तौर पे आपका लैंड है, वो लैंड वही रहा लेकिन उसको चेंज तो कर सकते हो कि कल तक ये जमीन थी जहां पर आप जो है ना कोई क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराते थे, आपने कोई फुटसल कोर्ट बनाया हुआ था, आप इस जमीन पे बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, तो जमीन का क्रिकेट टूर्नामेंट की जमीन से लेकर बिल्डिंग तक का सफर, उसकी ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें दो चीजें चेंज हो रही है, लैंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, साथ में कैपिटल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपकी बिल्डिंग खड़ी हो गई पूरी, उस जमीन के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो लैंड को इस तरह बनाना, खोद के इतना पक्का करना कि वो पूरी बिल्डिंग को सपोर्ट कर सके, तो आपका लैंड ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर साथ में पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उसके ऊपर, ये आपका पूरा कैपिटल है जो आपने बिल्डिंग पूरी कंप्लीट बनाई है उसके ऊपर, तो आपका लैंड और कैपिटल भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है लॉन्ग रन में कि पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई, और लेबर जो कि उस बिल्डिंग को बनाने में सारी लगी हुई है, वो पहले कल तक वो लेबर जो है वो मिसाल के तौर पे सिर्फ वो आपके क्रिकेट का या फुटसल का जो भी आपने कोर्ट बनाया था उसकी सफाई करती थी, सिर्फ आपने उसको और प्लस और लेबर हायर की, और कुछ जो है ना प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग साइड से वो सॉरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बुलाया, इन्हीं लेबर्स के जरिए काम करवाया या वो अपनी लेबर्स लेके आए, तो लेबर ट्रांसफॉर्म हो गई। या तो आपने कहा कि हमारी करंट लेबर के पास में एक्सपर्टीज ही नहीं है कि बिल्डिंग कर सके, तो उनको तो निकाल दिया, दूसरी लेबर ला के रख दी, तो ये मोबिलिटी तो कहलाई ना लेबर की, कि आपने एक फैक्टर के अंदर तब्दीली तो लेके आ गए अपने, ठीक है, तो लेबर भी आपकी अब वो प्रोड्यूस करने, वो कंस्ट्रक्ट करने में लग गई, और आप एज एन एंटरप्रेन्योर कल तक फंसे हुए थे इस बिजनेस के अंदर, किसमें,
क्रिकेट का कोर्ट बनाया हुआ था उस जमीन के ऊपर, आपने एज एन एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग पूरी चेंज की और पूरा प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर भी ट्रांसफॉर्म हो गए। कल तक क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो कि प्रोडक्शन करने वाली जो प्रोडक्शन में मदद देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके अंदर रद्दो बदल करने को हम कहते हैं फैक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कल तक क्या काम कर रहे थे, ठीक है ना, वो स्पोर्ट्स का कोई कोर्ट बना होता, और आज क्या काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना दी पूरी। तो इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगे हैं वो कल तक ये सब कर रहे थे और आज ये सब कर रहे, तो ये यकीनन ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल थे, मतलब ट्रांसफॉर्मेबल थे, चेंजेबल थे, एबिलिटी टू चेंज थी इनमें, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेबल, कि कल तक कुछ और कर रहे थे और जो ट्रांसफॉर्मेबल नहीं थे, मतलब यहाँ पर कुछ लेबर ऐसी थी जो बिल्डिंग करना नहीं जानती थी तो उनको निकाल के दूसरी लेबर लगा दी, जरूरी थोड़ी है वही लेबर के अंदर ट्रांसफॉर्म आए, लेबर ही चेंज कर सकते हो ना, पूरी लेबर चेंज कर दी बहरहाल। तो आपने उस तरह से कल तक जो काम कर रहे थे उसको चेंज करके ये वाला काम शुरू कर दिया, बिल्डिंग बना दी उस जगह पर। तो ये जो फैक्टर मोबिलिटी ना होती तो ये नहीं हो सकता। फैक्टर मोबिलिटी किसे कहते हैं, एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, सही, ये कहलाती है फैक्टर मोबिलिटी। और शॉर्ट रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल नहीं होते, लेकिन अगर अरसा दे दे थोड़ा सा तो फिर वो मोबाइल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बैठ के सोचूं कि इस जगह को जो है बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दो, या इस जगह को एक पूरा जो है ना बैंक बना दो, तो ये बैठे बैठे फौरन थोड़ी हो जाएगा आज, इट विल टेक सम टाइम। इस जगह में अभी करंटली जो हो रहा है सबसे पहले वो डिस्पोज होगा, फिर ये जगह शायद टूटेगी, फ्लैट होगी, फिर इसके अंदर दोबारा प्लानिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इजीली थोड़ी हो गया बिजनेस इधर से उधर चेंज, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जो कि इजीली जैसे कोई क्विकली ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, जिसमें मैं कहूंगा सबसे पहला खुद एंटरप्रेन्योर होगा, क्योंकि पहले उसका डिसीजन चेंज होगा काम करने का, तब जाके वो लेबर को किसी और काम में ट्रेन करेगा या कहीं और स्विच करेगा, तब जाके वो लैंड को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है ना। तो बहरहाल शॉर्ट रन उस दौरानिए को कहते हैं कि जिसमें कोई एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है आपका फिक्स हो, और लॉन्ग रन वो दौरान होता है जिसमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो। तो लॉन्ग रन में कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस किसी भी टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना, इट इज डिबेटेबल, लेकिन स्टिल बोल रहा हूं कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके शॉर्ट रन में कोई ना कोई फैक्टर इमोबाइल होता है। बिलखुसूस कौन सा फैक्टर इमोबाइल हो सकता है? लैंड और कैपिटल, जो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो मशीनरी वगैरह पे कर दी गई है, वो मशीनरी फौरी तौर पे बिक थोड़ी जाएगी, वो डिसमेंटल होगी, अलग अलग पार्ट्स के तौर पे बिकेगी, या कबाड़ दाम पे बिकेगी, या कोई बायर आप ढूंढोगे उसका बेस्ट, वो जो आगे खरीदेगा मशीनरी, तो इट विल टेक टाइम। लेबर का ये चलो फौरी तौर पे अभी की जो लेबर है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, या उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में 1 महीना बाकी है, तो 1 महीना बाद इस लेबर को निकाल लेना और जो दूसरा काम करने लग रहे हो वो लेबर हायर कर लेना। तो लेबर फिर चलो मोबाइल है, लेकिन ये दो बाकी चीजें तो फिर मोबाइल ना शॉर्ट रन। अच्छा, हर ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कितने दौरानी का होता है दोबारा बता रहा हूं, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। कुछ एंटरप्राइजेस है जिनका बहुत बड़े स्केल का ग्रैंड स्केल का काम है, कुछ एंटरप्राइजेस जिनका बहुत ही छोटा सा काम है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही वेल स्टेब्लिश्ड स्कूल जिसकी उम्र है 150 साल पुराना, ग्रेटर देन 150 ईयर्स, आप अचानक से कहो कि भाई एक नई टेक्नोलॉजी आई है वाइट स्मार्ट बोर्ड्स की, तो एक छोटा इंस्टीट्यूट वो एक अपना स्मार्ट बोर्ड लगा देगा। लेकिन एक वेल स्टेब्लिश 150 साल पुराना स्कूल, इतने सारे टीचर जहां पर हो सकता है उसकी ब्रांचेस भी बहुत हो, वो पूरे के पूरे स्कूल तमाम ब्रांचेस के अंदर इतना इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसने पहले अपने टीचर्स को बुला के ट्रेन करना होगा, तो लेबर को पहले तो मोबाइल करना होगा, उसने लेबर ट्रेन हो गई तो लेबर तो चलो ट्रांसफॉर्म हो गई, फिर देखना है उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मोबिलिटी कि अब इतने सारी ब्रांचेस, अगर 150 साल पुराना स्कूल है, कम से कम 20 ब्रांचेस भी है, 20 ब्रांचेस है, हर ब्रांच के अंदर मिसाल के तौर पे 15 क्लासरूम है, ठीक है ना, तो ये 200 300,
टोटल 300 क्लासरूम्स हो गए। हर क्लासरूम के अंदर अगर एक स्मार्ट बोर्ड लगाना है, व्हाइट बोर्ड हटा के, तो 300 स्मार्ट बोर्ड चाहिए। ये मार्केट से नहीं मिलेंगे, फिर इसको भी सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है इंपोर्ट कराने पड़े बाकायदा। समझ आ रही बात? दे विल टेक टाइम। लेकिन अगर एक बिजनेस ऐसे ही है, वो चाहता है कि यार मैं बेस्ट, आज का जो टॉप कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आज की जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पर अपना इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। 3 कमरे वाला भी स्टार्ट किया उसने। तो 3 कमरे में उसने दो क्लासरूम है और एक ऐसे एक्स्ट्रा रूम है। 2 क्लासरूम में 2 स्मार्ट बोर्ड चाहिए उसको, तो वो मार्केट से भी मिल जाएंगे उसको इजीली। लेकिन मार्केट इतना सारा सामान एक साथ, इट विल टेक मंथ्स टू कम। तो आपकी कैपिटल रिसोर्सेज भी इजीली ट्रांसफॉर्मेबल नहीं होती कि कल तक जो आपने पहले सारे इतने व्हाइट बोर्ड लगाए थे वो भी हटाने हैं, फिर ये भी लगाना है, ऑपरेशंस भी डिस्टर्ब नहीं करने, रोजमर्रा की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना। तो इट विल टेक टाइम। ब्रांच बाय ब्रांच आप शायद करते चले आओगे, पहले एक ब्रांच ट्रांसफॉर्म की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इट विल टेक टाइम। ऑल्दो लेबर आपने कर दी थी ट्रांसफॉर्म, लेबर का तो ट्रेन कर दिया था। एक ब्रांच में 15 स्मार्ट टीवीज लगा दिए, स्मार्ट बोर्ड लगा दिए, और वहां पर सारे टीचर्स को बिठा के बता दिया किस तरह काम होता है, सबको ट्रेन तो कर दिया। लेकिन नाउ स्मार्ट बोर्ड्स विल बी कमिंग इन एक एक करके, ठीक है। बहरहाल, तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फर्क है। एक शॉर्ट बिजनेस है, उसके लिए शॉर्ट रन लॉन्ग रन में फर्क है। मतलब ये जो 150 स्कूल वाला है उसको कह देते हैं बिजनेस ए, और जो 3 कमरों वाला इंस्टीट्यूट है बी। इस 3 कमरों वाले के लिए उसकी जो कैपिटल रिसोर्सेज है, पहली बात तो इसने अभी तक खरीदा ही नहीं है कि पुराना व्हाइट बोर्ड हटा के नया स्मार्ट बोर्ड, ठीक है ना। इसने डायरेक्टली इसने कोई स्मार्ट बोर्ड खरीदे, तो क्या होगा, जस्ट विल पे द मनी एंड गेट द स्मार्ट बोर्ड इजीली। इसके लिए कैपिटल रिसोर्सेज इमीडिएटली मोबाइल है। उसी तरह की लेबर चाहिए इसको, मिल गई, ढूंढी, इंटरव्यूज किए, जो टीचर्स थे आ गए, उनको बता दिया ऐसे पढ़ाना है। व्हाइट बोर्ड पे भी लिखते थे, स्मार्ट बोर्ड पे भी लिखना ही है, ठीक है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर ने अपना दिमाग तो बना ही लिया था, ये सही है। इट्स वेरी इजी फॉर देम। तो हो सकता है इसके लिए शॉर्ट रन 2 दिन हो, कि 2 दिन में तो मैं टीचर सारे हायर नहीं कर सकता, 2 दिन में तो सारे स्मार्ट टीवीज नहीं आ सकता, लेकिन 1 महीने में स्मार्ट टीवीज भी आ जाएंगे, मतलब स्मार्ट टीवीज कह रहा हूँ, स्मार्ट व्हाइट बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स भी आ जाएंगे 1 महीने में। इस 1 महीने में लेबर टीचर को ट्रेन भी कर दूंगा, और 1 महीने में जो है ना जगह को भी ऐसे बना दूंगा कि स्मार्ट बोर्ड्स लग सके एंड एवरीथिंग। तो इसका 1 महीना लॉन्ग रन है, क्योंकि 1 महीने के अंदर चारों फैक्टर्स इसके लिए वेरिएबल है, जबकि इसको बिजनेस ए को कम से कम 2 साल लग रहे हैं पूरे तौर पे ट्रांसफॉर्म करने में अपने आप को। तो इसका 2 साल लॉन्ग रन है, 2 साल के अंदर का दौरानिया शॉर्ट रन है, क्योंकि उसके 2 साल के अंदर दौरानिया में पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। या तो टीचर्स इसको नहीं मिल रहे जो कि ट्रेन हो पाए, कुछ टेक्निकलिटीज हैं स्मार्ट बोर्ड्स के अंदर, या तो ये मसला है, या तो फिर दूसरा मसला ये कि स्मार्ट बोर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है। तो ऑर्डर करेंगे तो शिपमेंट पता नहीं कब आएगी, लेकिन उस ऑर्डर को करने के लिए उतना पैसा भी कलेक्ट करना है, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत महंगा होता है। तो एक ऐसा बिजनेस, हालांकि इतनी ब्रांचेस हैं इसकी, लेकिन वो सारी ब्रांचेस के खर्चे बंधे हुए हैं, टीचर्स की सैलरी, जगहों के किराए और मेंटेनेंस और सब में इतना खर्चा निकल जाता है कि जो भी लेफ्ट ओवर बचता है उसको सेव अप करेगा, या तो उधार में लेगा, फिर ऐसी लोन के लिए अप्लाई करना, लोन अप्रूव होना, इस सारे प्रोसेस में हो सकता है पहले की कुछ लोन हो, पहले वो चुकता करनी पड़ जाए। ऐसे ही थोड़ी 20 ब्रांचेस पे पहुंच गया था, हो सकता है पुरानी कोई लोन हो जिसकी बलबूते पे ब्रांचेस खोली हो, तब वो लोन पे ऑफ करेगा, उसके बाद फिर इतना कैपिटल दोबारा रेज कर पाएगा कि खरीद पाए। तो उसके लिए कैपिटल भी फिक्स हो रहा है, इसके लिए जो है ना कैपिटल रिसोर्सेज ही एक्चुअल फिक्स हो रही है इसकी। लेबर तो चलो ट्रेन कर देगा, और लैंड के अंदर कोई मसला नहीं है, उसी जगह से व्हाइट बोर्ड हटेगा और उसी जगह पर जो है ना स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा, उसका भी इशू नहीं है, लैंड भी ट्रांसफॉर्म है। लेकिन कैपिटल फंस रहा है इसका, क्योंकि इसको पहले पुरानी लोन्स पे ऑफ करनी है, फिर नया कैपिटल इसको रेज करेगा, फिर ऑर्डर प्लेस करेगा, वो 2 महीने बाद शिप होगा, 1 महीने बाद, 40 दिन, जितने भी टाइम, फिर वो डिसमेंटल होकर एक क्लासरूम में लगना। ये तकरीबन 2 साल का दौरानिया अगर इसको लगता है सब करने में, तो ये 2 साल का दौरानिया इसके लिए लॉन्ग रन है, जबकि इसको 1 महीना लगता है सब कर लेने में। तो 1 महीने में पूरा ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है अपने आपको, 1 महीना इसके लिए लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन उस दौरानिया को कहते हैं जिसमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो, और शॉर्ट रन वो दौरानिया होता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए जिसमें कोई कम से कम एक फैक्टर फिक्स हो कि वो नहीं चेंज हो रहा, और उसके ना चेंज हो पाने की वजह से आपके डिसीजन रुके हुए होते हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन का जिक्र होता रहेगा आगे। फैक्टर मोबिलिटी फिर पढ़ते हैं। फैक्टर मोबिलिटी किसे कहते हैं? फैक्टर मोबिलिटी, या ये कह सकते हो कि द एबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डूइंग वन थिंग टू डूइंग अनदर। ठीक है, फैक्टर्स कल तक कुछ और कर रहे थे और बाद में कुछ और कर लें,
इस ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी को हम कहते हैं फैक्टर मोबिलिटी। रेफर्स टू द एबिलिटी टू मूव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से लेबर, लैंड लेबर कैपिटल, बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑन द मोबिलिटी ऑफ वेरियस फैक्टर्स, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है फैक्टर मोबिलिटी को। कल तक हमारे पास अगर पैदल लेके जाने पड़ते थे सब पैदल, या कल तक हमें घोड़े गाड़ी में या गधा गाड़ी में या डोंकी किसी किस्म के भी कार्ड्स के अंदर मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ता था। तो अब ट्रेन्स की लाइंस आ गई, अब ट्रक्स आ गए, अब बहुत ही क्विक हो गया ट्रांसपोर्ट का निजाम। कल तक बहुत टाइम लगता था, किसी लेबर, चंद लेबर थी स्किल्ड, पता नहीं कहीं दूर दराज से किसी को बुला के कोई काम करवाते थे कि भाई आए और यहाँ से हमारी मशीनरी निकाल के कहीं और लेके जानी, या इस मशीन को निकाले एक नई मशीन लगानी, बहुत दौरानिया लगता था। आज के दौर में से मशीनरी मंगवाओ, ऑनलाइन मैनुअल्स होते हैं, वो मैनुअल्स के बलबूते पे खुद आप जो है उसको जोड़ जाड़ सकते हो। सही, तो क्विक हो गया, क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो फैक्टर्स की मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के साथ, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उतने मोबाइल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली और बिजली, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ शामिल है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता जा रहा है और आपकी फाइनेंसिंग पॉलिसीज इंप्रूव होती जा रही है। जैसे कल तक लोन्स लेना शायद अगर बहुत मुश्किल होगा, आज के दिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोन्स लेने के। तो कैपिटल की फराहमी मौजूद है, फाइनेंस की सूरत में, तो वो उस फाइनेंस को खर्च करके कैपिटल मशीनरी, कैपिटल इक्विपमेंट वगैरह सब आ सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें इंप्रूव होने से आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग इंप्रूव होने से। फिर लेबर मोबिलिटी इज शेप्ड बाय फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग। तो जैसे जैसे एजुकेशन स्किल्स बढ़ती चली आ रही है और दुनिया भर की एजुकेशन और स्टैंडर्डाइज्ड होती चली आ रही है कि सबके पास पूरी दुनिया की एजुकेशन का एक्सेस है, तो वैसे वैसे लेबर और मोबाइल होती आ रही है। मतलब यहाँ और फिर टेक्नोलॉजी तो है ही, कि टेक्नोलॉजी ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। तो यहाँ बैठा हुआ बंदा दूर दराज किसी दूसरे मुल्क की किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, घर बैठे हुए। वाई? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आप दूर से बैठ के काम कर सकते हो। और फिर कुछ सीखना है तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल से सीख सकता हो। तो लेबर आपकी गुजरते वक्त के साथ साथ मोबाइल होती चली आ रही है, मोबिलिटी बढ़ती जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज की मोबिलिटी इंप्रूव कैसे होती है वो नहीं लिखा है कि नेचुरल रिसोर्स की मोबिलिटी जो है कांस्टेंट, मतलब लिमिट क्यों हो रही है? ज्योग्राफिक लोकेशंस की वजह से लिमिट होती है, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक ज्योग्राफिक लोकेशन से दूसरी ज्योग्राफिक लोकेशन तक वो नेचुरल रिसोर्सेज ना डिस्ट्रीब्यूटेबल हो, लेकिन कौन डिस्ट्रीब्यूटेबल बनाता है उसको? टेक्नोलॉजी। कि अगर इस तरह के पहाड़ों के दरमियान से रास्ते कट जाएं या एयर ट्रेवल के जरिए वो भारी भरकम सामान लाया जा सके, सही, तो टेक्नोलॉजी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज को भी मोबाइल करते हैं। कल तक किसी पहाड़ पे कोई बहुत ही खास किस्म का मिनरल रॉक था, वो पहाड़ से निकल के कटा के टाइल्स की सूरत में या मार्बल की सूरत में आपके जो है ना फैक्ट्री का फ्लोर बन गया, या कि आपके घर के फ्लोर के अंदर लग गया वो मार्बल। तो कहाँ वो लैंड कहीं और था और अब कहाँ आ चुका, ये किस वजह से पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी की वजह से। और बहुत सारा लैंड तक तो एक्सेस हमें टेक्नोलॉजी से मिला है, बहुत सारे लैंड तक तो एक्सेस यूं मिला है कि उसके बीच में बहुत सारे पहाड़ी इलाके तो उनको काट के फ्लैट किया गया, तब जाके वो लैंड हुआ फ्लैट, तो फिर जाके वहां से हमें एक्सेस मिला के अब यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जितनी इजी होती चली जाती है उतनी फैक्टर मोबाइल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इमिग्रेशन पॉलिसीज आसान है तो एक लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री इमिग्रेट कर सकता है। इमिग्रेशन का मतलब किसी मुल्क में आना, एमिग्रेशन का मतलब किसी मुल्क से जाना। EMI एग्जिट से याद रखना, EMI किसी मुल्क से एग्जिट लेने वाली एमिग्रेशन होती है, EMI-ग्रेशन, ठीक है ना। एग्जिट माइग्रेशन एमिग्रेशन कहलाती है। और इमिग्रेशन क्या होती है? किसी मुल्क में आना, ठीक है ना, या कह लो इंपोर्ट वाली माइग्रेशन, इम से इंपोर्ट याद रखें, इंपोर्ट वाली माइग्रेशन, लाइक किसी मुल्क में आने को कहते हैं इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन पॉलिसीज जिस मुल्क में लोग आ रहे हैं वहां की इजी होंगी तो उस मुल्क में लोग ज्यादा आ सकेंगे, ठीक है। या इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क भेजना है
तो दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन पॉलिसीज आसान है, तो इस मुल्क से वो दूसरे मुल्क जा सकते हैं लोग इजीली, ठीक है। तो लेबर जो है मोबाइल होती है जितनी ज्यादा इमिग्रेशन पॉलिसी आसान है। इस तरीके से जितने कम ट्रेड बैरियर्स हो, ट्रेड बैरियर्स होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में कस्टम ड्यूटीज लग रही है, इंटरनेशनल ट्रेड के दरमियान अगर आपके ट्रेड रूट्स जो है वो बहुत लंबे चौड़े हैं कि 4-4, 6-6 महीने में माल पहुंचता है, तो वो तो फिर आपके लिए आपको लिमिट करता है, आपके फैक्टर्स इमोबाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्रेड रूट ऐसा बन जाता है, बीच में से स्विस कैनाल बना लेते हैं, क्या वो ट्रेड रूट 1.5, 2, 3 महीने का सफर कम लेके भी तय हो सकता है। तो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल मशीनरी कोई आ रही है चाइना से यूरोप के अंदर, तो कल तक वो अफ्रीका से घूम के आती थी, फिर स्विस कैनाल बनने के बाद वो स्विस कैनाल से आती, तो 2 महीने जल्दी आ गए। तो आपका जो है लॉन्ग रन टाइम और करीब आ गया कि आपकी कैपिटल मशीनरी बस आने ही वाली है, ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा वेट करना पड़ा। तो जितनी ज्यादा अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है उतनी ज्यादा मोबाइल आपकी जो है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। बस ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है किसी कंट्री के अंदर, सोशल मार्केट कंडीशंस और ये सब कुछ स्टेबल है, तो उस कंट्री के अंदर आप इजीली सेटअप कर सकते हो अपने आप को। आप एक अपनी ब्रांच खोलना चाह रहे हो, जर्मनी में आपका काम था, अब आप खोलना चाह रहे हो पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान में सिर्फ ये काफी नहीं कि इन्वेस्टमेंट ले आओ, आपको वहां पर स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि मार्केट स्टेबिलिटी है कि नहीं, लोगों के इनकम लेवल्स है कि नहीं मेरी सर्विस को अफोर्ड करने के लिए। अगर वो सब स्टेबल है तो आप अपने काम करो, आप इन्वेस्ट करो, खुल जाएगा वो काम जितना स्टेबल। लेकिन कम स्टेबिलिटी है तो मतलब उस जगह पर और फैक्टर्स हैं जो आपको लिमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आप अपने काम आपकी या तो जो है ना काम इजीली खुल नहीं सकता, लेस मोबाइल है, व्हाई, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, लोगों के इनकम लेवल्स अच्छे नहीं है वगैरह वगैरह। वेयर कैन फैक्टर्स बी ट्रांसफॉर्म, बहुत अच्छा ये टेबल है और बहुत अच्छी इसके अंदर जो है ना मैंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की ताकि आप अच्छे से समझो। फैक्टर्स ट्रांसफॉर्म कहाँ होंगे, सवाल ये है भाई, कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं कि लेबर एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह, कल तक वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, उनको जो है ना फैक्ट्री पे भेज दिया, फैक्ट्री में जाके जो है ना इन्वेंट्री संभालो, इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करो, इजीली ट्रांसफॉर्मेबल है विद इन अ कंपनी। या ये हो सकता है कि विद इन द सेम इंडस्ट्री किसी दूसरी कंपनी में, कि आपकी लेबर जो है फॉर एग्जांपल वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रखना चाहते हैं, कि आप अपनी इस कंपनी से निकाल के दूसरी कंपनी के अंदर लेबर को डाल रहे हैं, कपड़े के काम में ही है, इंडस्ट्री कहते हैं ना कपड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं कपड़े की इंडस्ट्री, तो कपड़े की इंडस्ट्री में कल तक टॉवल मैन्युफैक्चरिंग में वो लेबर थी, उस लेबर को निकाल के आपने वहां से निकाल के अपनी दूसरी कंपनी जहां पर आप गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हो वहां डाल दिया उस लेबर को। लेबर मूव, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए होगी, बाकी मोटी मोटी चीजें तो सेम ही है, ठीक है। टॉवल को भी सीता था, जीन्स की पैंट को भी सीता है, बस थोड़ा सा फैब्रिक में फर्क बता दिया, हो सकता है जो उसकी सोइंग मशीन है, स्टिचिंग मशीन जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क, उतना ट्रेन किया, लेबर मोबाइल हो जाती है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अक्रॉस इंडस्ट्रीज भी तो हो सकती है, मतलब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से निकाल के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जहां पर दवाइयां बनती है उस इंडस्ट्री में उस लेबर को डालें, तो अब वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मांगेगी, अलग नौयत का भी काम है, तो अब ये लेस मोबाइल हो गया, थोड़ा काम, थोड़ा टाइम ज्यादा लगना है। और अगर ये हो इससे बढ़कर क्या कि दूसरी कंट्री में डायरेक्ट आप रिलोकेट कर रहे हो लेबर को, तो वो टाइम लेगी थोड़ा। कुछ होते हैं रेडीली अवेलेबल, कुछ होते हैं टाइम लेते हैं, और एक आध लेबर की बात नहीं हो रही, पूरा 1000-2000 लोगों का टोला आप यहां से भेज रहे हो, तो इट्स नॉट गोना बी इजी, इट विल टेक टाइम। और आपकी तरफ से सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी लेबर जो है वो हो रही है, लिमिट हो रही है, लेबर फिर भी इमोबाइल है, क्यों, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसीज टाइम लेती है वीजा देने में, ठीक है, इमिग्रेशन होने में टाइम लगता है, वीजा मिलने में टाइम लगता है, ठीक है, तो उस वजह से मोबाइल हो गया। अब तो उस चीज को फैक्टर मोबिलिटी विद इन द सेम कंपनी, अपनी ही कंपनी में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट, विद इन द सेम इंडस्ट्री इन द सेम कंट्री, के कंपनी चेंज हो सकती है लेकिन इंडस्ट्री चेंज नहीं हो रही है। मतलब इसमें ये था ना, अगर आपकी कंपनी का नाम था एडीएम टेक्सटाइल्स, एडीएम गारमेंट्स या एडीएम गारमेंट्स के नाम से आपकी कंपनी थी जो जींस की पैंटें बनाती थी, तो आप उसके अंदर एक फैक्ट्री की से अपनी ही दूसरी फैक्ट्री में भेज रहे हो बंदे को, तो मसला नहीं, विद इन द सेम कंपनी है।
या दूसरी विद इन द सेम इंडस्ट्री, मतलब गारमेंट्स की कंपनी है लेकिन आपकी कंपनी नहीं किसी और की कंपनी है, वहां लेबर चली जाए तो कम से कम सेम इंडस्ट्री में तो है, ठीक है, सेम कंपनी में नहीं है। फिर तीसरी बात ये है कि हो सकता है दूसरी इंडस्ट्री में जा रही हो, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर हो सकता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेबर जा रही हो, ये तीसरा केस है, लेकिन अभी तक सेम कंट्री में, या हो सकता है कि कंट्री बदल दे लेबर पूरी। तो चार अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनको लेकर अजम्पशंस यहाँ पर लिखी हुई है कि इसके केस में फैक्टर, ये वाले फैक्टर्स आर फ्रीली एंड कॉस्टलेसली मोबाइल। और सिर्फ लेबर की बात नहीं है, यहाँ पर मशीनरी की भी बात हो सकती है कि कंपनी के अंदर ही एक फैक्ट्री से मशीन निकाल के दूसरी फैक्ट्री में, तो फ्रीली आप कर सकते हैं मूव इजीली। लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हो या कंट्री चेंज कर रहे हो, तो जैसे जैसे दूर होते चले आ रहा हो वैसे वैसे इमोबाइल होता चला जा रहा है काम, वैसे वैसे आपके लिए लेबर, वो लेबर नहीं सिर्फ लेबर कैपिटल या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वैसे वैसे, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तमाम सोचना सिर्फ लेबर नहीं, एंटरप्राइज भी तो हो सकती है ना, क्या एंटरप्रेन्योर हो सकता है कंट्री चेंज ना कर सके, या एंटरप्रेन्योर हो सकता है इंडस्ट्री चेंज ना कर सके। ये कल तक मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चर में था, मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो मैं खुद पहले टाइम लूंगा, खुद इतना मोबाइल नहीं हूँ, ठीक है। और उसी को लेकर फिर उसका रैशनल दिया हुआ है कि क्या लॉजिक है, सोचते हम ये हैं, इसके पीछे मेरी सोचने की क्या लॉजिक है, और उसकी एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन एक एक पढ़ोगे आप तब जाके समझ में आएगी। What affects the mobility of factors of production? फिर ये सवाल है, इसका जवाब आप अगर ना दे पाओ तो एक्सट्रैक्ट करना। What affects the mobility of factors of production? वह क्या अफेक्ट करते हैं, ये चीजें अफेक्ट करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी को। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मुझे एक सीधी एक बात बताओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होता क्या है, प्रोडक्शन होती है। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ा दे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी नहीं तो क्वालिटी बढ़ा दे तब भी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। कल तक एक फोटोकॉपियर था जो 30 पेजेस पर मिनट की स्पीड से काम करता था, ऐसे 10 रख दिए तो क्या होगा, ठीक है ना, 300 पेजेस पर मिनट हो जाएंगे टोटल 10 फोटोकॉपियर्स की वजह से। क्लियर होती है। अब मुझे बताओ कि उसके बाद वो 10, कुछ अरसे बाद वो 10 फोटोकॉपियर चेंज किए, उसके बदले 10 ही आए लेकिन बेटर टेक्नोलॉजी आई, क्या वो ऐसे आ गए कि 1 मिनट में 120 पेजेस निकालते, मतलब 1 सेकंड के अंदर 2 पेजेस निकालता। तो एक फोटोकॉपियर अगर 1 सेकंड में 2 पेजेस निकालता है और ऐसे 10 फोटोकॉपियर्स आ जाए, एक फोटोकॉपियर 1 सेकंड में 2 पेजेस निकालता है, ठीक है ना, तो 1 मिनट में कितने निकालेगा, 60 सेकंड में कितने निकालेगा, 120 पेजेस। तो एक फोटोकॉपियर 120 पेपर्स पर मिनट निकालता है। कल तक आपके 10 फोटोकॉपियर 300 निकालते थे खाली, और यहाँ एक फोटोकॉपियर कितना निकाले, 120 पेजेस पर मिनट। और ऐसे अगर 10 फोटोकॉपियर हो तो 1200। ये क्या मिसाल दी मैंने, क्वांटिटी या क्वालिटी में इंक्रीज आया, क्वालिटी, क्वालिटी इनहांस कर दिया आपने अपनी प्रोडक्ट की। तो उससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर क्वालिटी इनहांस करने की एक और मिसाल पूछो तो क्या हो सकती है, लेबर को ट्रेनिंग दे दे, लेबर को ट्रेन कर देंगे तो जल्दी काम करके देगी, ज्यादा प्रोडक्ट। और फिर एक बात, आपकी हाई क्वालिटी लेबर है ना अगर, तो वो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ाएगी बल्कि प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बढ़ा सकती है, और ज्यादा बेहतरीन। अगर हाईली क्वालिफाइड लेबर है, वो किसी किस्म का अगर कोई फर्नीचर बनाएगी तो बड़ा कैलकुलेटेड होगा, अच्छा वेल मेजर्ड फर्नीचर होगा, अंदाजों से नहीं होगा वो, और बहुत सारी बातों को कंसिडरेशन में रख के होगा। अगर हाईली क्वालिफाइड लेबर, आपके हाईली स्किल्ड लेबर जो कि पढ़ के प्रॉपर एजुकेशन से आर्किटेक्ट बन के आई है, वो कोई बिल्डिंग बनाए और दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल लेबर बिल्डिंग बनाए, तो दोनों की बिल्डिंग्स में क्या क्या फर्क होगा, दोनों की बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर का पहले तो फर्क होगा, डिजाइन ज्यादा अच्छी होगी स्किल्ड वाले की, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो उतने उतने स्टेप्स में काम करेगा कि जितनी जितनी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी चीज को बहुत ठोस बनने में। फिर डायरेक्शंस में फर्क आएगा कि ये एरोडायनेमिक्स को भी इस्तेमाल करेगा, हो सकता है ये जो है ना ऐसी बिल्डिंग बनाए जो कि किसी किस्म के नेचुरल डिजास्टर को भी सस्टेन कर सके। फिर इसकी बिल्डिंग के एंगल्स खिड़कियों के उस तरफ निकले होंगे जहां से हवा का रुख है, वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होगा, हैजर्डस नहीं होगी, एग्जिट रूट्स होंगे, इमरजेंसी एग्जिट्स होंगे। ये पढ़ा लिखा आर्किटेक्ट है। तो क्वालिटी जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी भी ज्यादा है, सिर्फ यही नहीं कि जल्दी बनेगी प्रोडक्ट और ज्यादा बन जाएगी, ये नहीं सिर्फ कि ज्यादा बिल्डिंगें बन जाएगी, जो बिल्डिंग बन रही है वो भी अच्छी बनेगी।
क्यों? क्योंकि उसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा हुआ है ना उसके अंदर, वो अच्छी क्वालिटी का है। क्लियर है? तो यार यही बोल रहा है कि हायर क्वालिटी अगर लेबर है तो वो फिर मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करके जल्दी तो बना देगी चीजें, और सिर्फ जल्दी नहीं बनाएगी, और अच्छी हायर वैल्यू की चीज बनाएगी जो ट्रेडिशनली पुराने तरीकों से इतनी अच्छी नहीं बनती थी। व्हाट अफेक्ट्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सवाल को सोच के आप आंसर दे सकते हो। मैंने इसको पेस्टल में तोड़ दिया है और यह आंसर भी मिलता जुलता उससे ही है। पिछला सवाल था कि क्या चीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी को असरअंदाज करती है, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल हो जाएं, कब कब होंगे? जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप एजुकेट करोगे, लेबर को एजुकेट करोगे, या मशीनरी अच्छी नस्ल की ले लोगे और ज्यादा बेहतर ले लोगे, तो और ज्यादा इजीली ट्रांसफॉर्मेबल होंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना? जिस तरह से वो सारी बातें थी पीछे, वैसे इस तरह की है कि आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कैसे इंप्रूव हो सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसमें। सबसे पहले कि अगर आपकी कस्टम ड्यूटीज या इमिग्रेशन पॉलिसीज आसान है, कस्टम ड्यूटीज नहीं है, या कस्टम ड्यूटीज हल्की हैं, या इंपोर्ट के ऊपर कोई बैरियर्स नहीं है, तो आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म की मशीनरी। और मशीनरी क्या है? कैपिटल। आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मशीनरी कहाँ लाया करती है? कैपिटल के अंदर। तो इजीली आप कैपिटल मंगवा सकते हो, लगा सकते हो। इस तरीके से इमिग्रेशन पॉलिसीज अगर आपकी आसान है तो आप दुनिया भर से स्किल्ड लेबर बुला सकते हो। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलप होती क्यों चली आ रही है? दुनिया भर की स्किल्ड लेबर वहां जाके काम कर रही है। उन्होंने खाली एक सिक्योर कंट्री बना दिया, दुनिया भर की स्किल्ड लेबर वहां भाग के काम करने के लिए आ रही है, अपने मुल्क छोड़ के भाग के अपने वहां पर काम करना चाह रही है जाके। ठीक है? तो उन कंट्रीज ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्त सिर्फ उनके लिए किया हुआ है जो कि इतने क्वालिफाई नहीं करते उनके प्रोग्राम में। उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उनके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में जो उतर गया उसको वो फौरन बुलाएंगे, क्योंकि उनको भी तो क्वालिफाइड लोग चाहिए ना। क्वालिटी लेबर मिलेगी उनको तो और ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? इस तरह कस्टम ड्यूटीज आपकी अगर ज्यादा होंगी तो फिर आपके मुल्क में लोग जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं कुछ, वो मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? जब नहीं कर पाएंगे तो आपके फैक्टर प्रोडक्शन की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी या क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, कि मॉडर्न मशीनरी आ नहीं पा रही, तो इस वजह से आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। लेकिन जहां आपकी ये इंपोर्ट बैरियर्स और इमिग्रेशन पॉलिसीज इजी है तो ये सब आसान होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करना। इकोनॉमिक रीजंस देखो, पेस्ट के अंदर मैंने तोड़ा है पेस्टल में, PESTLE। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल फैक्टर्स, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई से एनवायरमेंटल। ये याद होनी चाहिए। जैसे द फार्म है ना हमारा इकोनॉमिक, ऐसा ये भी है। तो ये हमारे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को याद दिलाते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटीज अच्छी, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी में आप इजाफा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, डिपेंड करता है इकोनॉमी पे। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप देखते हो कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट, मिसाल के तौर पे कि आवरली गवर्नमेंट ने कल तक लिमिट सेट थी कि लेबर $10 पर आवर पे काम करेगी। न्यू गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि भाई $15 पर आवर से कम आप वेज रेट नहीं दोगे किसी को, ये मिनिमम वेज रेट है। जब वेज रेट ये सेट हो गई तो एज अ प्रोड्यूसर आप कहोगे यार ये तो मुझे महंगी पड़ेगी, क्योंकि 1000 एम्प्लॉयज मैं सोच रहा था हायर करना, तो 1000 एम्प्लॉयज को हायर कर रहा हूं मैं, हर घंटे $10 दूंगा उनको, तो $10,000 तक मेरे हर घंटे की कॉस्ट है। और वो एम्प्लॉय एक महीने में 160 घंटा काम करता है, तो 1.6 मिलियन बन जाएगा ये। कि मैंने सोची थी $1.6 मिलियन मेरी माहाना वेज रेट्स होंगी, लेकिन $10 के हिसाब पे कैलकुलेशन थी। अगर ये कैलकुलेशन $15 में चली जाती है तो ये $2.4 मिलियन तक चला जाएगा मेरा काम मामला, और $2.4 मिलियन मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं कि मैं लेबर को या 1000 लेबर को हायर नहीं करता अभी, क्योंकि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी मैं सिर्फ 200-400 लेबर हायर करूं, क्यों ना मैं ये कर लूं और उन्हीं से काम लेने की कोशिश करूं। सही है? तो आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाए आप लेबर की, और लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो लेबर जब ज्यादा नहीं ला पाए तो प्रोड्यूस भी ज्यादा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं ला पाए लेबर ज्यादा? आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, आपके मुल्क की इकोनॉमी जो है उसके हवाले से एक पॉलिसी आ गई कि लोगों की इकोनॉमी के हवाले से तमाम पॉलिसीज क्या क्या होता है, लोगों की इनकम, प्रोडक्शन,
सही ना, इसको लेकर जो जो टैक्सेस और ये सारी इकोनॉमिक की पॉलिसी होती है किसी भी इकोनॉमी की, तो वो मिनिमम वेज रेट इस तरह से सेट होने से क्या फायदा हो, क्या आपको लेबर को तो लग रहा है कि फायदा हुआ कि अब तो हर घंटा हमें $15 मिलेगा, लेकिन जो लेबर बेरोजगार हो गई वो तो बैठी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहा था, लेकिन अब इतना महंगा कर दिया कि वो लेबर ज्यादा हायर नहीं कर रहा, ठीक है। तो लिमिट हो गई क्वांटिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। तो क्वांटिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन लिमिट होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी लिमिट हो गई, ठीक है। लेकिन जहां पर ये ईज कर दिया आपने, तो वहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आसानी से आप हायर कर सकते हो, तो वहां से क्वांटिटी आप प्रोड्यूस प्रोडक्शन की भी बढ़ा सकते हो। फिर सोशल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आपकी स्किल्ड वर्कफोर्स भाग रही है मुल्क छोड़ के सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, तो मुल्क में बची ही नहीं फैक्टर, तो फैक्टर की क्वांटिटी खत्म हो गई तो प्रोड्यूस क्या होगा। टेक्नोलॉजिकल, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उससे क्या होगा, आपके जो भी रिसोर्सेज आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी मशीनरी, जो भी रॉ मटेरियल मशीनरी, वो और इनहेंस्ड क्वालिटी का होगा, वो और अच्छी टेक्नोलॉजी वाला होगा, तो उससे और अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलेगा और ज्यादा बन के निकल सकता है, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटराइज प्रोडक्शन है, अगर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की वजह से आप रोबोट्स वगैरह के इस्तेमाल से और तेजी से प्रोड्यूस कर सकते हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ती है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ने की वजह से क्वांटिटी आपकी प्रोडक्शन की बढ़ सकती है। लीगल और पॉलिटिकल मिलते जुलते ही होते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी से रिलेटेड है। अगर आपके मुल्क में रेगुलेटरी चेंजेस आ गए कि बाय लॉ बोल दिया गया कि अब डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, अब लकड़ी दरख्त की, अब दरख्त को काटा नहीं जाएगा, जो भी लकड़ी आउट देयर इन द मार्केट है उसी को रीप्रोसेस करके कुछ बन सकता है। तो इस एनवायरमेंटल रेगुलेशन से क्या हुआ, आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए था जो फॉरेस्ट से मिलता टिम्बर की सूरत में, वो अब आपको नहीं मिल रहा। तो जब आपको टिम्बर नहीं मिल रहा तो आपके कैपिटल कम हो, कैपिटल के अंदर टिम्बर जो है रॉ मटेरियल है, तो वो कौन सा वाला कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल। अगर मैं रॉ मटेरियल को मैं कहाँ रखूंगा, तो लैंड में नहीं रखूंगा, लेबर, अच्छा लैंड में रखूंगा ना, सॉरी, अरे वो है टिम्बर है, नेचुरल रिसोर्स है, लैंड में आएगा, तो आपका लैंड लिमिट हो गया आपके लिए एक तरह से। नेचुरल फैक्टर, जब भी लैंड देखो समझो नेचुरल फैक्टर लिमिट हो गए, क्योंकि रेगुलेशन ऐसे आ गए, तो जब वो लिमिट हो गया तो आप प्रोडक्शन भी लिमिट हो गया। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन मना कर दे, कम करवा दे, हो सकता है उसके ऊपर कहे कि हर दरख्त काटने के ऊपर आपको गवर्नमेंट को इतनी चार्जेस देने पड़ेंगे, तो महंगा पड़ गया ये काम। फिर एनवायरमेंटल चेंजेस भी बहुत बड़ा एक रीजन बनता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल इवेंट है दुनिया का, क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उस वजह से, तो उसकी वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही तो दुनिया भर में इस तरह के लीगल रेगुलेशन बढ़ते चले आ रहे हैं कि जो कि लिमिट कर रहे हैं ऐसी किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को जो एनवायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर को और गर्म कर रहे हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसके ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ये तो पूरी यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर लगी हुई है क्लाइमेट चेंज को वो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो भी आपके फैक्टर्स को लिमिट करते हैं। चलो एक बेसिक कर लेते हैं, वेदर चेंज हो गया, सैलाब आना शुरू हो गए, तो वो तमाम जमीनें जहां से आप प्रोड्यूस कर सकते तो वो बंजर हो गए, वो बर्बाद हो गए, मतलब वो वाटर लॉक्ड हो गई, बहुत पानी खड़ा हो गया, सारी फसलें तबाह हो गई, खत्म आपका लैंड। अब आपको वेट करना पड़ेगा उनको रीडू करने के लिए, सही।